नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं आपको पढ़ाता हूँ आसान भाषा में बिना रटवाए और बिना डराए। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई तब समझ में आती है जब इसे ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ाया जाए। और आज हम ऐसा ही एक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, संघवाद। अब ज़रा सोचिए, अगर हमारे देश के सारे फैसले सिर्फ एक ही सरकार ले तो क्या हर राज्य, हर जिले और हर गांव की समस्या एक साथ समझ पाना मुमकिन होगा? बिल्कुल नहीं। इस समस्या का समाधान है संघवाद। संघवाद का मतलब है सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच, ताकि शासन लोगों के और करीब पहुंच सके। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संघवाद क्यों जरूरी है, भारत में इसे कैसे अपनाया गया और यह हमारे लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाता है। और दोस्तों, जो स्टूडेंट्स घर पर बैठकर भी इसी तरह सरल भाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू है, जहां बोर्ड पैटर्न के सवाल और आसान एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। इसलिए पढ़ाई को हल्का और मज़ेदार बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं संघवाद को बिल्कुल ज़मीनी उदाहरणों के साथ समझना। संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सरकार की शक्ति एक से अधिक स्तरों में बांटी जाती है। भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में संघवाद इसलिए अपनाया गया ताकि शासन अधिक प्रभावी हो और देश की एकता बनी रहे। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि सत्ता का केंद्रीकरण न होकर उसका संवैधानिक विभाजन हो। ठीक है, मतलब सरकार की शक्तियों को एक से अधिक स्तरों में विभाजित किया गया, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय सरकार में क्या जाएगा आपका, ये आपका नगर आ जाएगा, नगर पंचायत, और आपका ग्रामीण वाला आ जाएगा। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत। भारत में संघीय व्यवस्था का आधार लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्या होंगे। संविधान में शक्तियों का यह विभाजन 7वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है, जिसमें 3 अनुसूचियां दी गई हैं। कौन कौन है? देखिए यहाँ पे है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में वे विषय शामिल हैं जिनका संबंध पूरे देश से होता है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और रेलवे। इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है क्योंकि इनका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों पर जो कानून बनाती है सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है, क्योंकि इनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, इसलिए इनका कानून सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। राज्य सूची। राज्य सूची में स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे पुलिस, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सकें। ठीक है, राज्य सूची में क्या आता है, राज्य अपना नियम खुद बनाता है, इसमें केंद्र सरकार नहीं आता है। अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा और वन। यदि इन विषयों पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। ठीक है, समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिनमें केंद्र भी नियम बना सकता है और राज्य भी नियम बना सकता है। ठीक है, लेकिन और दोनों में अगर टकराव हो जाए तो केंद्र को अधिक मान्यता दिया जाता है। भारतीय संघवाद की एक विशेषता यह है कि इसे अर्धसंघीय कहा जाता है। इसका कारण यह है कि सामान्य परिस्थितियों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को अधिक अधिकार मिल जाते हैं और राज्यों की शक्तियाँ सीमित हो जाती है। यह व्यवस्था देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए की गई है। मतलब ये कि जब आपातकाल लागू होता है तो राज्य सरकार की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास आ जाती है। संघीय व्यवस्था की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि केंद्र और राज्य कोई भी सरकार संविधान की सीमाओं का उल्लंघन न करे।
केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। मतलब अगर केंद्र और राज्य में टकराव हो जाए तो उनका समाधान उच्च न्यायपालिका करती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, मतलब यहाँ पे लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत में संघवाद को मजबूत करने में भाषाई राज्यों के गठन में ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से लोगों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की पहचान मिली, जिससे प्रशासन आसान हुआ और अलगाव की भावना कम हुई। ठीक है, भारत में संघवाद को मजबूत बनाने के लिए क्या किया गया, राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया। मतलब कौन कौन क्षेत्र में किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है उनके हिसाब से उनको बांटा गया। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय सरकारों, पंचायतों और नगर पालिकाओं को 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे शासन का तीसरा स्तर स्थापित हुआ और लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचा। स्थानीय सरकारें जनता की दैनिक समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से कर पाती है। इसका मतलब है कि स्थानीय सरकारों का लाया गया, जिसमें ये आपका क्या क्या आ जाएगा, कहाँ गया, हाँ, नगर पालिका और क्या जाएगा आपका ग्राम पंचायत को शामिल किया गया। जैसे पहले होता था केंद्र और राज्य सरकार ही होते थे सिर्फ, मतलब केंद्र में एक सरकार होती थी और राज्य में एक सरकार होती थी। लेकिन फिर क्या किया गया, यहाँ पे 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा एक स्थानीय सरकार की भी स्थापना की गई और उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब ज़मीनी स्तर से भी शासन को किया जा सकता है। संघवाद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। सत्ता के विभाजन से न केवल शासन अधिक लोकतांत्रिक बनता है, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग की संभावना भी कम हो जाती है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारतीय संघवाद की सफलता का आधार एक मजबूत संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतांत्रिक मूल्य और केंद्र राज्य सहयोग। संघवाद भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक और एकीकृत राष्ट्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था आज के चैप्टर का शॉर्ट समरी। और अब हम लोग करने वाले हैं 40 इंपॉर्टेंट MCQ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं 40 इंपॉर्टेंट MCQ जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का संवैधानिक विभाजन और सत्ता का सैन्य नियंत्रण। तो आंसर क्या है, आंसर है इसका सत्ता का संवैधानिक विभाजन। ठीक है, संघवाद से क्या मतलब होता है कि सत्ता का संवैधानिक रूप से विभाजन किया जाए। अगला सवाल है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस पर आधारित है। ऑप्शन है कि अलिखित संविधान, परंपराएं, लिखित संविधान और संसदीय नियम। तो आंसर क्या है, आंसर आपका हो जाएगा लिखित संविधान। भारत में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है, तो लिखित संविधान है। अगला सवाल है कि संघीय शासन प्रणाली में सरकारों के कितने स्तर होते हैं। यहाँ पे है, हाँ, संघीय शासन प्रणाली में सरकारें के कितने स्तर होते हैं। तो 3 स्तर होते हैं। ठीक है, केवल 2 या अधिक, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, ये तो 2 हो गया और 2 से कभी कभी अधिक भी होता है। जैसे भारत में अपनाया गया है एक स्थानीय सरकार, ठीक है, नगर पालिका और ग्राम पंचायत को अपनाया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से, शक्तियों के विभाजन से, चुनाव प्रणाली से, आपात उपबंधों से। तो आंसर क्या होगा, शक्तियों के विभाजन से। ठीक है, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि शक्तियों के विभाजन से 7वीं अनुसूची संबंधित है, इसको हम याद रखेंगे। अगला सवाल है संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है। ठीक है, ऑप्शन है कृषि, पुलिस, रक्षा, स्थानीय शासन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संघ सूची में वो विषय आते हैं जिस पे केंद्र नियम बना सकती है और राज्य सूची में राज्य नियम बना सकती है। समवर्ती सूची में क्या होता है, जिस पे दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रक्षा। ठीक है, रक्षा जब संघ सूची के अंतर्गत आता है, मतलब इस पर सिर्फ केंद्र ही अपना नियम या कानून बना सकती है। ठीक है, अगला सवाल है
राज्य सूची का विषय कौन सा है? ठीक है, जैसे अभी केंद्र सूची के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, अब है राज्य सूची का विषय कौन सा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका पुलिस। जैसे विदेश नीति, ये तो केंद्र का नियम है, बैंकिंग भी केंद्र का है और रेलवे भी केंद्र का है। लेकिन ये जो पुलिस वाली व्यवस्था है ये राज्य का है अपना विषय, मतलब राज्य इस पे अपना नियम बना सकती है। समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों अपना नियम बना सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत को अर्धसंघीय राज्य क्यों कहा गया है? ठीक है, भारत को अर्धसंघीय राज्य क्यों कहा गया है? तो आंसर क्या है कि आपातकाल में केंद्र के पास अधिक शक्तियां होने के कारण। ठीक है, मतलब भारत को अर्धसंघीय इसलिए कहा गया है कि जब इमरजेंसी लागू होती है, आपातकाल लागू होती है, तो सारा शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। सारा शक्ति किसके पास जाती है? केंद्र के पास चली जाती है और राज्य के पास शक्तियां सीमित हो जाती है। संघीय व्यवस्था की रक्षा कौन करता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? न्यायपालिका करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है संघीय व्यवस्था की रक्षा करती है। अगला सवाल है कि भाषाई राज्यों का गठन भारत में किस उद्देश्य से किया गया था? मतलब भाषा के आधार पर क्यों बांटा गया था राज्यों को? तो इसका ऑप्शन क्या है? धार्मिक कारणों से, राजनीतिक लाभ के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, आर्थिक असमानता दूर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। अगला सवाल है कि स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय सरकारों को कब दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर है 1992 में। ठीक है, स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? मतलब स्थानीय सरकार कहने का मतलब कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत को संवैधानिक रूप से उसको कब दर्जा दिया गया था? तो 1992 में। इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। ठीक है, मतलब पंचायती राज मतलब ये जो ग्राम पंचायत होता है उससे संबंधित है कौन? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, मतलब संविधान में एक संशोधन किया गया था, किसके लिए? तो पंचायती राज के लिए। अगला सवाल है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से, जिला परिषद से, नगर पालिका से, विधानसभा से। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका से। ठीक है, और 73वां किससे है? तो ग्राम पंचायत से, और 74वां कौन है? तो नगर पालिका से। ग्राम पंचायत का मतलब जो गांव में शासन होता है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं, और जो शहरी क्षेत्र में होता है शासन उसको हम लोग कहते हैं नगर पालिका। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन कहता है क्या कि गांव में जो शासन है उसके बारे में संशोधन था। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन क्या था? किसके बारे में? तो नगर पालिका के बारे में, शहरी इलाका के बारे में। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो ऑप्शन के आपका क्या है? 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन अनुसूचियां हैं? तो आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला सवाल है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? मतलब बची खुची जो शक्तियाँ हैं, सब शक्तियों का बंटवारा होने के बाद जो बच जाती हैं शक्तियाँ, वो उनका जो शक्तियाँ किनके पास है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र के पास। जो बची खुची शक्तियाँ हैं केंद्र के पास होती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची मतलब जो केंद्र सरकार अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा दिया गया है ऑप्शन में जिस पे केंद्र नियम अपना नहीं बना सकती है, केंद्र अपना कानून नहीं बना सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? रक्षा, मुद्रा, रेलवे, कृषि। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? आंसर तो यहाँ पे कृषि होना चाहिए। ठीक है, आंसर एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो आंसर क्या दिया गया है? ऑप्शन डी, मतलब कि कृषि होगा। अगला सवाल है वर्तमान में शिक्षा किस सूची में शामिल है? ठीक है, वर्तमान में शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। मतलब इस पे केंद्र भी अपना नियम बना सकता है और राज्य भी अपना नियम बना सकता है। संघीय शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, संघीय शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है शक्तियों का केंद्रीकरण,
शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का शासन और एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? शक्तियों का विभाजन मतलब कौन किस शक्तियों मतलब शक्तियाँ किन के पास क्या क्या शक्तियाँ होनी चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि केंद्र और राज्यों के बीच जब विवाद होता है, केंद्र राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट करती है। केंद्र और राज्यों में जब विवाद होता है कि किस पे कौन नियम बनाएगा, तो उसका निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करती है। अगला सवाल है कि संघवाद लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाती है? मतलब संघवाद की जो व्यवस्था है, शक्तियों का विभाजन वाला व्यवस्था, वो लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाती है, यही सवाल है। तो इसका आंसर क्या है कि सत्ता बांट कर, मतलब सत्ता को बांट करके लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। अगला सवाल है भारत में संघीय व्यवस्था को सफल बनाने वाला कारक कौन सा है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? भाषाई राज्य, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, यही जो है संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाता है। अगला सवाल है कि संघवाद में प्रत्येक स्तर की सरकार, क्वेश्चन है कि संघवाद में प्रत्येक स्तर की सरकार, ऑप्शन सुनिए, केंद्र के अधीन होती है, संविधान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है, राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित होती है, संसद से निर्देश लेती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा शक्तियाँ विभाजित होती है। ठीक है, संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? मतलब किस पे राज्य अपना नियम बना सकती है। ठीक, तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये सी, कृषि है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जैसे बैंकिंग तो आ जाएगा केंद्र के अंतर्गत, संचार भी केंद्र के अंतर्गत आएगा, सुरक्षा भी क्या आएगा? केंद्र के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये जो कृषि है राज्य के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि समवर्ती सूची में कानूनों के टकराव की स्थिति में, समवर्ती सूची में कानूनों के टकराव की स्थिति में क्या होता है? राज्य कानून मान्य होता है, केंद्र कानून मान्य होता है, दोनों अमान्य होते हैं, राष्ट्रपति निर्णय लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि केंद्र कानून मान्य होता है। ठीक है, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि जब टकराव हो जाए तो केंद्र को अधिक मान्यता दी जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संघवाद की एक विशेषता क्या है? भारतीय संघवाद की एक विशेषता क्या है? ऑप्शन सुनिए, कमजोर केंद्र, मजबूत राज्य, मजबूत केंद्र और स्थानीय सरकार सर्वोच्च। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि मजबूत केंद्र का निर्माण करती है भारतीय संघवाद। अगला सवाल है कि पंचायत और नगरपालिकाएं किस स्तर की सरकार है? पंचायत और नगरपालिकाएं किस स्तर की सरकार है? केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की, स्थानीय और संघ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर का सरकार है। ठीक है, पंचायत और नगरपालिकाएं किसका है? तो स्थानीय स्तर की सरकार है। ठीक, अगला सवाल है कि संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों को किस वर्ष सशक्त किया? ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों को किस वर्ष सशक्त किया गया? तो हम लोगों ने पीछे भी देखा था 1992 में, 1992 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता दिया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में संघवाद का उद्देश्य क्या है? भारत में संघवाद का उद्देश्य क्या है? मतलब शक्तियों का विभाजन जो होता है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विविधता में एकता बनाए रखने के लिए, मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग राज्य के लोगों में एकता बनाए रखने के लिए संघवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, संघवाद किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन सुनिए, एकात्मक, संघीय, तानाशाही और सैन्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? संघीय। संघवाद संघीय है, सिंपल है, आंसर भी देखने में सेम लग रहा है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? संघ सूची में कौन शामिल है? तो भूमि सुधार, वन, विदेशी मामले और सिंचाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी मामले। विदेशी मामले जो है संघ सूची में शामिल है, मतलब इस पे सिर्फ केंद्र ही अपना नियम बना सकती है, इस पे राज्य अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक, अगला सवाल है कि भारत का संघवाद ढांचा किस देश से प्रेरित है? भारत का संघवाद ढांचा किस देश से प्रेरित है? मतलब किस देश को देख करके ये ढांचा को अपने देश में अपनाया गया था?
तो ऑप्शन सुनिए, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो आंसर क्या दिया गया है? आंसर दिया गया है अमेरिका। अमेरिका से संघवाद का ढांचा लिया गया है। अगला सवाल है कि आपात के समय केंद्र की शक्तियाँ क्या होती हैं? मतलब जब इमरजेंसी लागू होती है देश में तो उस समय इसकी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन सुनिए, घट जाती है, समाप्त हो जाती है, बढ़ जाती है, राज्यों को मिल जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक है, आंसर भी दिया गया है क्या? बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है। जब आपातकाल लागू होती है तो केंद्र की शक्तियाँ समाप्त हो जाती है और राज्य की शक्तियाँ समाप्त हो जाती है और केंद्र अपने शक्तियों का उपयोग करती है। अगला सवाल है, संघवाद में संविधान को सर्वोच्च क्यों माना जाता है? ठीक है, क्योंकि यह अलिखित है, क्योंकि यह संसद द्वारा बनाया गया है, क्योंकि यह शक्तियों का निर्धारण करता है, क्योंकि यह समय समय पर बदलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यह शक्तियों का निर्धारण करता है। ठीक है, इसलिए यह सर्वोच्च इसको माना जाता है। अगला सवाल है कि भारत में संघीय व्यवस्था कब लागू हुई? संघीय व्यवस्था कब लागू किया गया भारत में? संघीय व्यवस्था कब लागू हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? 1950 में। भारत में संघीय व्यवस्था 1950 में और 1950 में। और वो जो स्थानीय व्यवस्था था कब था? 1992 में था। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था कब लागू हुआ था। इस व्यवस्था को लागू कब किया गया था? तो 1950 में, जब संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल है कि राज्य सरकारें अपनी शक्तियाँ किससे प्राप्त करती हैं? राज्य सरकारें अपनी शक्तियाँ किससे प्राप्त करती हैं? तो ऑप्शन सुनिए, संसद से, राष्ट्रपति से, संविधान से और सर्वोच्च न्यायालय से। तो आंसर क्या हो जाएगा? संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है कौन? राज्य सरकारें। अगला सवाल है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्य क्या है? संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका का क्या कार्य है? मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या कार्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? कानून बनाना, प्रशासन चलाना, संविधान की व्याख्या करना और कर वसूलना, यानी कि टैक्स वसूलना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संविधान की व्याख्या करना। मतलब संविधान की व्याख्या करना, उसकी रक्षा करना और देश को मजबूत बनाना। अगला सवाल है, भारत में संघीय व्यवस्था का एक लाभ क्या है? ऑप्शन सुनिए, प्रशासन कठिन होता है, सत्ता का दुरुपयोग होता है, स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है और राज्यों की भूमिका समाप्त हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। मतलब स्थानीय आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इसके लिए संघीय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा लाभ है। मतलब कौन से क्षेत्र में किस चीज़ों की कमी है, इस पे संघीय व्यवस्था बहुत अच्छा फिट बैठता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38 है, कहाँ गया? संघवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? संघवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता पर, सहयोग पर, शक्तियों का विभाजन और केंद्रीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन पर संघवाद आधारित है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? बताइए, समवर्ती सूची में कौन आता है? पुलिस, कृषि, पुलिस तो आएगा नहीं, कृषि भी नहीं आएगा, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। शिक्षा, ये दोनों के अंतर्गत आती है। और रक्षा जो है किसके अंतर्गत आती है? रक्षा केंद्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पूछ रहा है समवर्ती सूची, मतलब कि दोनों पे आने वाला समवर्ती सूची। हम लोगों ने 3 सूची पढ़ा था। केंद्र सरकार जिस केंद्र नियम बनाती है, और उसके बाद संघ सूची में केंद्र नियम बनाती है। ठीक है, उसके बाद राज्य सूची में राज्य नियम बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? समवर्ती सूची। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। शिक्षा पे दोनों सरकार अपना नियम बना सकती है। ठीक है, अगला सवाल है और क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि भारतीय संघवाद की सफलता का मुख्य कारण क्या है? भारतीय संघवाद की सफलता का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर क्या होना चाहिए? शक्तिशाली सेना, मजबूत संविधान, एक भाषा, एक धर्म। तो आंसर क्या होगा? मजबूत संविधान। ठीक है, तो ये था आज का 40 इम्पोर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। गुड बाय।